नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर सोनम गोयल के साथ। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ मैं हर रोज़ ये आती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर ये सोचकर कि हमारे बच्चे जो लगे हुए हैं एसएससी की तैयारी में, तो हम भी जो है उनके साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़कर राइस स्मार्ट के साथ करते रहें एसएससी की तैयारी क्लासेस। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इम्पॉर्टेंट एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, ये है मेरा मोटिव। तो इसीलिए इस मोटिव को पूरा करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच और राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक ऐसा बैच जो देख रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती थी कि ऐसा बैच जहां पर उन्हें एसएससी की तैयारी करनी इस तरह से जमकर कि वो नहीं चाहते उन लोगों को इधर उधर जाना पड़े। और इसी कारण दोस्तों हम लोग जो हैं आपकी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए देखिए एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच लेकर आए हैं। जो एसएससी कंप्लीट सॉल्यूशन बैच में आप देखेंगे यहाँ पर, मतलब कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर जो भी एसएससी का लेवल हम स्टार्ट करते हैं प्री से लेकर मेंस तक, यहाँ पर हर तरह का कंटेंट जो है कवर अप करते हुए आपके साथ तैयारी की जाएगी। ठीक है, मतलब आपको कराई जाएगी तैयारियाँ। और साथ के साथ इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानते हो घर बैठकर आप बाकी के फीचर्स भी इंजॉय कर सकते हैं जो इस बैच में आपको मिल रहा है। तो क्या है फीचर्स, एक बार देख लेते हैं। 3 घंटे रहेगी आपकी डेली लाइफ क्लासेस, यानी ऐसे 3 घंटे डेली लाइफ क्लासेस जिसमें आप देखेंगे कि 1.5 घंटे की 2 क्लासेस आपकी होगी जहां पर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो वीकली लेवल पर मतलब पढ़ेंगे पूरा, उसमें एक प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करके चलेंगे। यानी पूरा एक तरीका है, उसको फॉलो करते हुए आपको क्लासेस मालूम रहेगी कि किस तरह से आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के साथ जीएस। ठीक है, तो प्रॉपर वे में हम चलेंगे। ठीक है, साथ के साथ मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको पर डे करवाया जाएगा सब्जेक्ट में, हर टॉपिक का बहुत ही डिटेल्ड, कहते हैं ना कि बहुत ही एक्सप्लेन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। यानी जो आपने पढ़ा है अपने लेवल का वो तो है ही है, लेकिन साथ के साथ ऐसे डिटेल्ड के साथ, बहुत ही ज़्यादा मोर डिटेल्स के साथ ऐसे नोट्स जो बहुत यूज़फुल रहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर तो कोई क्वेश्चन रहना का मतलब ही नहीं बनता। रहेगा साथ में आपका डेली लाइफ, यहाँ पर ये डेली क्लास टेस्ट, ये डेली क्लास टेस्ट जो आपका रहेगा ये आप लाइव करेंगे अपने टीचर के साथ, उनकी प्रेजेंस में, उनके मौजूदगी में रहकर क्लास के बाद उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। ऐसा टेस्ट यानी समझ जाइए कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं उस पर आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर फोकस किया जाता है उस तरह के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। साथ के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वीकली असेसमेंट टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो आपने सप्ताह में पूरा पढ़ा होगा, उसके बाद हम आपको प्रिपेयर करेंगे उस टेस्ट के लिए। यानी हम चेक करेंगे कि आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं हमारे साथ क्लासेस करते करते। तो सोचिए, जब इतना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे पर डे क्लासेस के साथ, हर टॉपिक के साथ, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही जाएगी। ठीक है, साथ के साथ आप देख रहे हैं मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जहां पर आपने पूरे मंथ में जो भी कवर किया है, पढ़ा है, उस सिलेबस के आधार पर ये टेस्ट रहेगा। जहां पर आप देखते हैं ये टेस्ट आपको प्रॉपर वे में पूरे तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आपकी तैयारी चलती रहेगी। साथ के साथ सेमेस्टर टेस्ट, यानी ये कोर्स जो है जो आपको मिल रहा है राइस स्मार्ट एप्लीकेशन में, इसका एक प्रॉपर जो है ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन को सेमेस्टर वाइज यहाँ पर डिवीजन के साथ आप देखेंगे डिवाइड किया गया है और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने वाला है। यानी ऐसा एग्ज़ाम जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि आपकी किस तरह से तैयारी बनी हुई है राइस स्मार्ट के साथ। साथ के साथ रहेगा डाउट क्लियरिंग सेशन, एक ऐसा सेशन जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स को तैयारी के वक्त डाउट्स तो बने ही रहते हैं, तो यहां पर हमने उस समस्या का भी हल करने के लिए राइस स्मार्ट में रखा गया है डाउट क्लियरिंग सेशन। जब भी आपको रहेगा कि आपको कोई डाउट्स है तो वहां पे क्लियरिंग सेशन करने के लिए हम मौजूद हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और रहेगी जेनेरिक वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्ट को, आपके जो विषय है उसके बारे में
डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए जो है कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जेनेरिक वीडियो में मिलेगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए और देखिए। साथ के साथ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा 8282827099 इंक्वायरी नंबर पर आज ही कांटेक्ट कीजिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक डिस्काउंट, क्योंकि मेरा कोड यूज़ करने पर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है SG500, यानी SG500 के बाद अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट। तो देरी किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, करते हैं श्री गणेश। तैयार हो जाइए और सबको लाइक करके बता दीजिए शेयर करके कि भाई क्लास है, तो फटाफट से आ जाए सेशन में हम लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो क्या है? व्हाट वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ ओल्ड स्टोन एज पीपल? पूर्व पाषाण युग के लोगों की मुख्य गतिविधि क्या थी? हंटिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर, यानी शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन या फिर कृषि। एक तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों है? एग्जाम में इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों कि जहां पर ये बात कर रहे हैं ना पाषाण युग या पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इतिहास के काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मिसिंग है। जो मिला है उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि इसके आधार पर जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि प्रश्न भी घूम फिर के इर्द गिर्द से ही आते, ज़्यादा इधर उधर से नहीं आते। तो इसलिए इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं यानी ये लोग पाषाण युग की ठीक है, यानी अगर कहा जाए पूर्व पाषाण काल, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक, पैलियोलिथिक एज, जिसका लगभग समय काल क्या बताया गया है? 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, या आप इसको कहेंगे BC। ठीक है, इतना लंबा समय काल, क्योंकि आप जानते हैं इसको भी पैलियोलिथिक एज को भी कई चरणों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो इनका मुख्य व्यवसाय बताया गया है, इनका मुख्य व्यवसाय बताया जाता है, क्यों, क्या था? शिकार करना। ठीक है, शिकार करना और संग्राहक। कौन थे ये? संग्राहक, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहेंगे यानी हंटर एंड गैदरर। ठीक है, एक जगह से सामान दूसरी जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि शारीरिक रचना को जिस तरह से यहाँ पर इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि किस तरह से इनकी शारीरिक संरचना थी, जहाँ पे इनका शरीर झुकाव फॉर्म में बना हुआ था, वजन ज़्यादा था और हाथ की ये जो थी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, ये कॉर्ड यहाँ से भी ये कॉर्ड जो थी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, इसलिए काफ़ी हद तक इस तरह से कार्य नहीं कर सकते थे कि अपने खाने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकें। और क्योंकि इस समय तक काफ़ी चीज़ों के आविष्कार भी नहीं हुए थे, इसलिए ये लोग जानकारी नहीं रखते थे दोस्तों। लेकिन जिस तरह से इनकी शारीरिक संरचना बताती हैं और जो सबसे ज़्यादा इनके बारे में इतिहास बताने वाले होते हैं इनके टूल्स, उन टूल से पता चलता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये ज़्यादातर इस तरह के टूल्स जो हैं वो हंटिंग करने के लिए यूज़ किए जाते थे, या किसी की स्किन को, मतलब कहते हैं ना स्किन को काटने के लिए, यानी अपने शिकार की हो सकता है स्किन को काटने के लिए इस तरह के टूल्स का उपयोग ये लोग यूज़ करते थे। तो इनके द्वारा जो उपकरण थे, ठीक है, वो किस तरह के उपकरण नज़र आते हैं हमें, जिसे कहा गया है हस्त कुठार। ठीक, हस्त कुठार, यानी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हैंड एक्सेस। ठीक है, और दूसरा हम बोलेंगे क्लीवर। ठीक है, यानी एक तरह से आपका ये भी एक औजार होता है जो काफ़ी पतला, मतलब इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वो इसलिए ताकि इससे काफ़ी हद तक जो है ये अपने खाने के कंदमूल की चीज़ों को निकाल सके, साथ के साथ यूज़ कर सके अपने, मतलब जो शिकार की हुई चीज़ें हैं उसका संग्रह करने में, मतलब उसको करके यूज़ करने में। जिस तरह के कई सारे एविडेंसेस मिले हैं भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से, जैसे बेलन घाटी की बात करते हैं। ठीक है, तो बेलन घाटी हो गया, डिडवाना, मतलब बेलन घाटी आपका यूपी डिडवाना क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कई क्षेत्रों से जो है ये प्राप्त होता है
तो ये थे आपका हंटिंग, पता चल जाता है कि इनका मीन रहा। और उसके बाद कहते हैं मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, जिनमें ये लोग हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ करने लगे थे एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन। और नियोलिथिक में पशुपालन के साथ कृषि। तो पहला स्तर में कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा हंटिंग। और चलते हैं इसी के साथ आगे अगले प्रश्न की और दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज द प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर। डैश कश्मीर में पाया जाने वाला प्रमुख नवपाषाण स्थल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगेन बहुत एक्सपेक्टेड है जो पूछा जाता है। बुर्ज़होम, मेहरगढ़, शंकरगंज, लाहुरा देव। वेल अगर बात करते हैं यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है कश्मीर में, तो कश्मीर में बड़ा फोकस किया जाता है बुर्ज़होम को लेकर। तो ये दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर जिक्र किया गया है नवपाषाण काल, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बिल्कुल जस्ट बताया कि नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, जिस एज में कृषि लोग करने लग गए थे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं ये लोग विकसित हो चुके थे, जिसका लगभग समय काल आप देखते हैं 9000 से 4000 ईसा पूर्व या BC आप देखते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप जानते हैं यहाँ से जो ये स्थल पाया गया है यानी ये जो साइट पाई गई है जिसे कहा जाता है, पहले इस काल का व्यवसाय देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो क्या था, पशुपालन और मुख्य रूप से माना जाता है क्या, कृषि, ठीक, कृषि माना जाता है, ठीक है। और कश्मीर से मिला है यहाँ पर क्या, बुर्ज़होम स्थल, जिस बुर्ज़होम से एक अन्य ही प्रकार के प्रमाण मिले हैं। और वो प्रमाण क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों को मरने के बाद दफन किया गया था, उन लोगों को दरअसल उनके कुत्तों के साथ दफन किया गया था। जहाँ पर इतिहासकारों का यह अंदाज़ा है, ऐसा कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर मरने के बाद कुत्तों को मालिकों के साथ दफन किया जाता था। ये इनकी कहते हैं ना, एक विचार प्रकट हो चुका था। जैसे हमारी संस्कृति कहती है, जैसे हमारा कल्चर बोलता है, हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति क्या बताती है कि अक्सर जैसे आज की बात करते हैं, जैसे कि कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, और जैसा कि मेरे इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, भगवान ना करे, जैसे हमने देखा होगा पास्ट में जो बीती चीज़ें होंगी कि कभी किसी का देहांत होता है, मृत्यु होती है, तो अक्सर उनके 13वें दिन जो है चीज़ें दी जाती है इस विचार के साथ कि अगले जन्म में उनके काम की जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं, बेड है, जो भी चीज़ें मतलब देते हैं, जो मैट्रेसेस, मतलब बेड मतलब एग्जैक्टली बेड नहीं, मैट्रेसेस, गद्दे वगैरह, ठीक है। तो ये आवश्यक चीज़ें उनको किस विचार से दी जाती है कि जो अगला जन्म होगा उसमें इनके काम आएगी। तो हो सकता है ये विचार बहुत पहले ही इस काल में जो है प्रकट हो चुका था। तो यहाँ से मिले हैं क्या, किस चीज़ के प्रमाण, कुत्तों को मालिकों के साथ दफन करने के साक्ष्य। समझे आप। तो इस तरह से बहुत पूछा जाता है, और ये कौन सी साइट है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तब आप उत्तर दे सकते हैं नवपाषाण काल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जो क्या कहता है, Which one of the following हड़प्पन civilization city was known for water management? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, और यहाँ पर एक नए तरीके से पूछा गया है प्रश्न, जल प्रबंधन यानी अगर कहा जाए तो वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारे स्थल की जब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ से लगभग कितने सारे स्थल पाए गए हैं, लेकिन बेसिकली हमें बात करनी है जो इतिहासकार के नजरिए से बताया गया है वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो ऑप्शंस क्या है, लोथल है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है हमारा धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम देखते हैं स्थल रहा है, जिसकी खोज जो है कौन करते हैं, जगपति जोशी जी यानी JP जोशी। और साथ ही साथ कहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, ये स्थित है आपका गुजरात में, जिसका अर्थ क्या बताया है, पुराना कुआं। धोला का जो अर्थ बताया है धोलावीरा का, यानी पुराना सफ़ेद कुआं, ठीक है। ऐसा सफ़ेद कुआं जिसका रंग धुला धुला यानी क्या है, धुला हुआ, मतलब कहते हैं ना कि हल्का रंग पड़ गया हो, ठीक है, सफ़ेद कुआं,
ठीक। साथ के साथ ना केवल इस प्रश्न के लिए, क्योंकि यहाँ से वाटर मैनेजमेंट के लिए पाए गए हैं बहुत सारे ऐसे, कहते हैं ना, जैसे इसका नाम ही पड़ गया कुआं, तो आप समझ सकते होंगे वाटर मैनेजमेंट के लिए इसका नाम किस तरह से उपयुक्त भी रहेगा, बिल्कुल सही सटीक बैठ भी जाता है। ठीक है, तो साथ के साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पानी को कंजर्व करने के लिए इस तरह से कुएँ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र जो था पानी के मतलब कहते हैं संरक्षित करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही विख्यात रहा था। और ख़ास तौर से जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आप जानते हैं कि धोलावीरा से कई और प्रश्न पूछे जाते हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है धोलावीरा। तो जैसे कि जानते हैं, यह इस सभ्यता का एकमात्र, याद रखिएगा, अब मैंने यहां मेंशन कर दिया एकमात्र, तो आप जानना चाहेंगे क्या था एकमात्र? स्थल था जो 3 नगरों में विभाजित था। समझे आप लोग? 3 नगरों में विभाजित। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? दरअसल बात ये है बच्चा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जब बात की जाती है धोलावीरा की, तो धोलावीरा में कहा जाता है कि 3 नगर मिलते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी स्थलों में से 2 तरह के नगर बनते हैं, यानी जिसे कहा जाता है सिटाडेल और जिसे कहा जाता है लोअर टाउन। यानी आप इसको उच्च नगर भी बोल सकते हैं, निम्न नगर भी कह सकते हैं, उच्च नगर निम्न नगर। जहाँ पर ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि यहाँ पर हम लोगों को वर्ग जो विभाजन है वो दिखता है, यानी क्लास डिफरेंस, समाज में क्लास डिफरेंस था। ठीक है, हो सकता था, क्योंकि ये इंगित कर रहा है, क्योंकि इस तरह के हम लोगों को प्रमाण जो इस तरह से फोकस करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि धोलावीरा 2 नहीं 3 नगरों में विभाजित था, ये एक ऐसा स्थल था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ से मिला है एक साइन बोर्ड, यहाँ से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? तो यहां से प्राप्त हुआ है साइन बोर्ड, यानी कहा जाता है धोलावीरा के जो एंट्रेंस गेट, यानी जहां से इसका एंट्री करने का, जहां से इस नगर में जो द्वार है वहां पर उसके पास पड़ा हुआ मिला है ऐसा साइन बोर्ड, जो शायद बताता है ये एक बार मतलब एक ऐसा नगर जिसके बारे में उसके नाम को लेकर वहाँ पर अंकित किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे इस बात को लेकर, धोलावीरा को लेकर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना जरूर है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का संस्थापक था, लोधी डायनेस्टी वॉज, ओके इंग्लिश में, बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, जलाल खान लोधी, इब्राहिम लोधी। तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? मतलब बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, जलाल खान लोधी, इब्राहिम लोधी। तो क्योंकि इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, ऑप्शन एक ही रहते हैं। और जब उत्तर बात कर रहे हैं यहाँ पर संस्थापक को लेकर, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ज़्यादा चौकन्ने होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपके एसएससी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाता है? बहलोल लोधी। ठीक है, तो बात करते हैं बहलोल लोधी की। दरअसल सबसे पहले जब हम देखते हैं बहलोल लोधी, जिसका शासन काल आपका रहता है 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, और इसके साथ जो है ये रहेगा आपका ईसा, ठीक है, एडी। साथ के साथ हम देखते हैं कि बहलोल लोधी से पहले सैयद वंश, यानी बहलोल लोधी ने कौन से वंश की नींव रखी थी? लोधी वंश की। और लोधी वंश से पहले कौन सा वंश शासन कर रहा था? सैयद वंश। और सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने हंसते हंसते इनको ये सल्तनत की बागडोर दे दी थी। तो वहीं पर इन्होंने नींव रखी थी लोधी वंश की। इसीलिए इनसे पूर्व कौन थे? इनसे पूर्व अलाउद्दीन शाह दिल्ली। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए भाई कि डायनेस्टी कौन सी है, तो सैयद। ठीक है, सैयद वंश। ठीक है, इनसे पूर्व अलाउद्दीन शाह दिल्ली सल्तनत का शासक था।
ठीक है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या थी जो पूछा जाता है प्रश्न में, जहाँ पे शायद आपने कहीं ये नहीं सुना होगा। आप जानते हैं कि दरअसल लोधी वंश की जो नींव रखी थी संस्थापक के रूप में बहलोल लोधी, न केवल उन्होंने लोधी वंश बसाया बल्कि इसे कहा गया इतिहास में पहला अफगान शासन। ठीक है, तो ये क्या था, बहलोल लोधी ने अफगान शासन की नींव रखी, जिस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक फैक्ट आपको मालूम पड़ गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने नाम पर चलाए थे बहलोली सिक्के। ठीक है, तो इसने काफ़ी हद तक अपने समय में, अपने शासन के समय में करने की क्या कोशिश की थी, जो यूपी के कुछ क्षेत्र थे आगे बढ़ते हुए चले गए थे, जैसे कहते हैं जौनपुर की तरफ बढ़ते चले गए और आगे जीतते हुए ये ग्वालियर और काफ़ी सारे ऐसे यूपी के क्षेत्र हैं जिसको ये जीतना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने चलाए थे क्या, अपने नाम पर बहलोली सिक्के। और जो आपने सुना है लोधी गार्डन, दिल्ली का फेमस लोधी गार्डन, उसके संस्थापक भी, उसकी स्थापना भी किसने करी थी, बहलोल लोधी ने। ठीक है, तो इन्होंने लोधी गार्डन की या लोधी गार्डन का निर्माण कराया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं जिसे आप देखेंगे और इसके साथ करेंगे इसके प्रश्न से, आज से संबंधित आने वाले प्रश्न से क्वेश्चन। ठीक है, और उसको अटेम्प्ट हम करेंगे, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, तो कुछ अलग डिफरेंट फैक्ट्स देखने को मिल रहा है। इनसे पहले कौन से शासक थे जो अब तक प्रश्न नहीं पूछे हैं, पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। मैं कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्स कवर करती हूँ। ठीक है, और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन अकबर की दूसरी राजधानी थी? दिल्ली, आगरा, बिहार, फतेहपुर सीकरी। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखना है कि इसका उत्तर रहेगा फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे मैं जानती हूँ मेरे काफ़ी प्यारे बच्चों को ये चीज़ मालूम है। ठीक है, तो देखते हैं कि अकबर, जिसका शासन काल आपको देखने को मिलता है कब से, 1556 से 1605 ईसा, ये बात जब की है जब हुमायूं मर जाता है और 56 में गद्दी पर अपना पदासीन होने, यानी गद्दी को धारण करने जा रहे थे कौन, अकबर, और उनसे कौन पंगा लेता है, हेमू, जिसके साथ लड़ा जाता है इतिहास का दूसरा पानीपत का युद्ध। जी हाँ, दूसरा पानीपत का युद्ध इनके शासनकाल के दौरान से ही शुरू होता है। तो वहीं अकबर ने अपनी राजधानी जो थी एक समय के लिए कौन सी बना ली थी, जिसे हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नगर ये जो माना जाता है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी आपका कहाँ है, आगरा। आगरा आपका कहाँ, यूपी, ये सब जानते हैं। ठीक है, मतलब आगरा से एग्जैक्टली कहा जाए तो लगभग 37 से 38 किलोमीटर, ये थोड़ा आगे की ओर पड़ता है। ठीक है, जिसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके सम्मान में इन्होंने इसको यहाँ पर, यहाँ की ओर जो है आगे बढ़ना चाहा था। तो किसके लिए गए थे फतेहपुर सीकरी को, पर्टिकुलर मतलब परमानेंट जाने के लिए इन्होंने सोच लिया था, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। ठीक, साथ के साथ इसको कहा जाता है, यानी इस जगह को कहा जाता है क्या, सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं विजय का नगर एक तरह से। ठीक है, विजय का नगर, जहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे निर्माण कार्य कराए थे अकबर ने, और साथ ही साथ यहाँ पर निर्माण कराया था किसका, बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजा किस विजय पर बनवाया गया था, जिसे हम कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही लगता है ये भागने की कोशिश कर रहा है, और फिर भागने के बाद जो मुझे समझ में आ रही लिपि वो ज़्यादा मराठी भाषा में समझ में आ रही है, जो मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं आती, गुजरात विजय, लेकिन जिस तरह से मैं लिख रही हूँ तो मुझे लगा मुझे मराठी आती जा रही है। एनीवेज, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, और इतना ही नहीं बल्कि जोधाबाई का महल की अगर हम बात करते हैं पंचमहल, तो ये काफ़ी सारे महत्वपूर्ण निर्माण है जो निर्माण अकबर द्वारा जो कराए गए थे वो आपको फतेहपुर सीकरी में नजर आते हैं। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की और एक अच्छा नया प्रश्न देखते हुए। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936?
1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्यों भाई छोड़ना। तो हमारा उत्तर, मैं इतना तो जानती हूँ काफी स्टूडेंट को ये प्रश्न तो नहीं आता होगा, पर इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी इसकी, कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है। बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष कौन सा था? जैसे कि आप देख सकते हैं 1936 में। साथ ही साथ आप जानते हैं इसका उद्देश्य बहुत था। यहाँ पर ये लोग जो हैं स्वतंत्रता को लेकर एक लिबर्टी की बात कर रहे थे और विरोध कर रहे थे अगेंस्ट सरकार का। जहाँ इस समय बात हो रही 1936 में, तो 1936 में किसकी सरकार रही थी हम सभी जानते हैं, और वो थी कौन? हमारी मतलब ये ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता को लेकर जो एक कहते हैं ना इंडिपेंडेंट राइट, मतलब वैसा स्वतंत्रता वाला नहीं कि देश को आज़ाद वाला, यहाँ इंडिपेंडेंट राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। तो इसके तहत मानव अधिकार, ठीक है, आप समझिए आए तो आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली मैं कौन से लिबर्टी की बात कर रही थी। ह्यूमन राइट्स, इसके तहत मानव अधिकार पर जोर दिया गया। और दूसरी तरफ किसका विरोध किया जा रहा था? सरकार का। जो इस समय सरकार हमारे काफ़ी चीज़ों को लेकर आप जानते हैं आधिपत्य कंट्रोल करती जा रही थी, क्योंकि भारत की जो स्थिति चल रही थी, राष्ट्रवादी दौर जो चल रहा था, उसमें जो प्रतिरोध आपस में चल रहा था वो तो ये होना ही था, ठीक है। तो इसी के साथ सरकार का विरोध किया गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बहुत नया क्वेश्चन है, मैं डैम श्योर बोल रही हूँ, तो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको तैयार आपको करना है, क्योंकि अगले एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेडेड इंडिया? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? और आपके सामने ऑप्शंस है 1527, 1529, 26 और 1528। अगेन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वर्ष आक्रमण किया, यानी शुरुआती दौर पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो जहां हमारा उत्तर कौन सा हो जाता है? 1526, क्योंकि यहाँ पर जो 27 है, 29 है और 28 है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन के दौरान भारत में ही बाबर रहा था, क्योंकि बाबर ने भारत में स्थापना कर दी थी 1526 में मुगल साम्राज्य की। और ये स्थापना किसके साथ होती है? प्रथम पानीपत का युद्ध। तो देखते हैं हम बाबर के बारे में बात करते हुए, जिसका समय काल और शासन काल मतलब जो हमें दिखता है भारत के दौरान बहुत ही कम था। हालांकि इसने बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन कहते हैं जो इसने शासन किया था छोटे अरसे के लिए, उसमें इसने मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा मजबूती दे दी थी, ठीक है। तो 1526 ईसा में। अगेन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अब आप फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम पर फोकस करते हुए चलना है दोस्तों। इसलिए ये मत सोचिए कि बाबर ने इससे पहले आक्रमण नहीं किया था। बाबर ने इससे पहले भारत पे 4 बार आक्रमण कर चुके हैं। ये भारत पे उसका 5वां आक्रमण था, जिसमें उसको सफलता मिलती है और साथ के साथ उसका मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। इसीलिए यहाँ ऑप्शंस के तहत जब बात करते हैं तो उत्तर 1526 होता है, ठीक है। तो अगेन हमें एग्जामिनर के पैटर्न को फॉलो करना और उसको समझते हुए मैं ही उत्तर लगाना है। कभी आप सोचें कि ऐसा नहीं है इससे पहले भी वो रहा था, येस दैट्स ट्रू। और आप जानते हैं जो 1526 में ये आते हैं यहाँ पर दौलत खान लोधी और जो इब्राहिम लोधी के विरोध में, और कौन थे उनको बुलाने वाले याद कीजिए, जिनके साथ इन्होंने अगले वर्ष लड़ा था कौन सा युद्ध? खानवा, ठीक है, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो हम देखते हैं कि राणा सांगा के साथ हुआ था, तो उन राणा सांगा ने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया था, ठीक है। तो 1526 में बाबर का आक्रमण भारत में हुआ, ठीक है। साथ के साथ क्या था?
इसके तहत इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। कौन इसमें हारे थे? इब्राहिम लोदी हारा था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो हम देखते हैं कि 27 में कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? ये खानवा का युद्ध। ठीक है, और वहीं पर जो है 28 में लड़ रहे हैं चंदेरी का युद्ध, याद रखिएगा, जिसके भी मैं बात कर रही थी। ठीक है, और 29 में ये लड़ते हैं कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से बाबर ने बैक टू बैक हर साल जो थे युद्ध किए थे, जिस युद्ध के तहत इन्होंने भारत में मजबूत, कहते हैं ना, एक नींव स्थापित कर दी थी मुगलों की, और अपने कॉम्पिटिटर का सफाया कर दिया था। हालांकि वो विफल रहे थे शेषा सूरी को हटाने में। ठीक है, जिस शेषा सूरी ने इनके पुत्र हुमायूं को तंग किया था, और यहाँ पर उस शेषा सूरी के कारण हुमायूं 15 साल के लिए अपनी गद्दी से दूर रहा था। ठीक है, और स्थापित किया था उसने कौन सा वंश? ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये आप बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, क्या है भाई? हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी मोटिव के साथ इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना चाहूंगी दोस्तों। तो उत्तर होता है हमारा B.R. अम्बेडकर जी। क्या बात करना चाहें हम लोग B.R. अम्बेडकर जी, इनके लिए तो जितने शब्द यूज किए जाए बहुत ही कम है इनके सम्मान में। हमारे कहते हैं ना कि संविधान के जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के जनक, जिन्होंने उद्धार किया था किसका? अनटचेबल लोगों का, मतलब जहां पर अधिकार दिलाया था किसका? अनटचेबल लोगों का, छूत अछूत का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने छूत अछूत का विरोध किया। ठीक, विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की, ठीक है, स्थापना की। ठीक, और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं लेबर पार्टी भी इन्होंने स्थापित की थी। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कार्य किए थे। ये डिप्रेस क्लास, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर शूद्र वर्ग, जिसे हमारे समाज में कहकर बुलाया जाता था, किया जाता था, इन्होंने तीनों राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। साथ के साथ आप जानते हैं दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडॉनल्ड द्वारा इनको दिया जाता है क्या? यहाँ पर हमारे जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित जिनको कहा जाता था, उनको दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो क्या देखेंगे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन दिए गए। पृथक निर्वाचन दिए गए। समझ रहे हैं आप लोग? जिसका विरोध किया था गांधी जी ने, और तब गांधी जी ने विरोध करते हुए इसके मतलब वहीं से इसको छोड़ते हुए आते हैं, भारत वापस लौटते हैं, जहाँ पे भारत की स्थिति को देखकर गांधी जी ने चलाया था दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी जो इसका निरंतर विरोध करते रहे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित का, उनका कहना था कि ऐसे करने से हमारा हिंदू समाज भी
बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा, इसे वो नहीं चाहते थे। इसीलिए बाद में जाकर यहाँ पर एक तरफ गांधी जी और एक तरफ अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में होता है पूना समझौता, ठीक है, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता भी कहा जाता है। तो ये कब होता है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन आप देखते हैं कब से कब तक होता है? 1931 से 1932 में, ठीक है। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 30 से 31, 1930 से 1931 तक, फिर दूसरा 1931 से 1932 तक, और तीसरा हम देखते हैं 1932 से 1933 तक। तो इस तरह से सेकंड राउंड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। और 32 में तब आपका होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यही वो समय था, क्योंकि पूना समझौता के बारे में लगभग आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं सुना तो फिर किसी और क्लास में ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे की और देखते हुए, ठीक है। और इसके साथ हो गया भाई आज का सेशन आपका समाप्त। यहीं पर था मेरा और आपका साथ। तो भाई देरी के इस बात की कैसा रहा मेरा ये सेशन, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली क्लास में नए सेशन और नए डिस्कशन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।